हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ASMM ग्रुप। मैं चंद्रा अपने यूट्यूब चैनल लेकर आया हूँ मैकेनिकल प्लस सिविल की क्लासेस। चलिए, पहले हम बात कर चुके थे प्रॉपर्टी की, बात कर चुके, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की बात कर चुके थे, फर्स्ट लॉ की बात कर चुके, उसके एप्लीकेशन भी पढ़ लिए हमने। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं आगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे पास बीटेक के हैं, जो बच्चे डिप्लोमा के हैं, ठीक है, उन सब के लिए क्लासेस यूजफुल हैं। जो बच्चा डिप्लोमा पढ़ रहा है, चाहे वो तैयारी कर रहा है गेट की, चाहे SSC जेई की, ये वीडियो लेक्चर सभी के लिए यूजफुल हैं। और 1 तारीख से हम लोग लेकर आ रहे हैं, पर हर एक जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए जैसे थर्मोडायनेमिक्स का, उसका 5000 क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने इतना कर लिया तो आपका SSC इससे बाहर नहीं जाएगा और ना ही गेट जाएगा। हम मोर देन क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम थर्मोडायनेमिक्स खत्म कर रहे हैं, सिविल के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म कर रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे SSC प्रिपरेशन कर रहे हैं, समझ लिया आपके 30 मार्क्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, चलिए देरी ना करते हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे हमने बेसिक में पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन लॉ, डायरेक्शन बताने वाला नियम। ठीक है, ये क्या बताता है? सेकेंड लॉ डायरेक्शन को बताता है। थर्मोडायनेमिक्स इज ए साइंस ऑफ एनर्जी कन्वर्टिंग डिसऑर्गेनाइज का मतलब होता है हीट, डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू ऑर्गेनाइज फॉर्म, और ऑर्गेनाइज का मतलब होता है वर्क। ठीक है, मतलब सेकेंड लॉ क्या कह रहा है कि हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है, यानी कि डिसऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज में कन्वर्ट करना है। मेरी इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। कुछ पॉइंट्स दिए गए थे हमारे पास, 2 टाइप की थर्मोडायनेमिक्स, 2 टाइप का था। एक तो हमने बोला हीट और दूसरा था वर्क। हीट का मतलब होता है अनअवेलेबल एनर्जी, AE, और वर्क का मतलब होता है अवेलेबल, ये होता है अनअवेलेबल एनर्जी, ये होता है अवेलेबल एनर्जी। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली क्या है कि जो अवेलेबल एनर्जी इन अनअवेलेबल एनर्जी, ये बेसिकली गेट का और SSC का टॉपिक नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, हीट अवेलेबल एनर्जी या अनअवेलेबल एनर्जी, ठीक है, दोनों फॉर्म में आपकी एनर्जी अवेलेबल रहेगी। लो ग्रेड एनर्जी, हमने हीट को क्या बोला? हीट को बोला है, ये क्या है? ये हीट है जिसको हमने बोला है ये लो ग्रेड एनर्जी है। क्या बोला है? ये क्या है? लो ग्रेड एनर्जी है। इसीलिए तो हम बोले इसको डिसऑर्गेनाइज। कभी भी हीट को हम फुल्ली तरीके से वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको यह पता है कि हम वर्क को फुल्ली तरीके से हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी एज वी हीट इट द वाटर। जैसे हमने लिया कि अगर आप के एक बीकर में वाटर भरा हुआ है और वाटर को आपने क्या किया? गैस पर रखा, मतलब हीट सप्लाई की, मतलब टेम्परेचर सप्लाई किया। जैसे ही मॉलिक्यूल्स आपके क्या लेंगे? टेम्परेचर लेंगे, और मॉलिक्यूल्स का खाना क्या है? टेम्परेचर। जैसे ही इन्होंने टेम्परेचर लिया, इनके पास एनर्जी आ गई। कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? बढ़ने लगी। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? आपस में भागने लगेंगे, उल्टे सीधे भागने लगेंगे, मतलब रैंडमनेस फॉर्म में। ठीक है, इसको बोलते हैं रैंडमनेस। ठीक है, या जिगजैग फॉर्म, या टेढ़े मेढ़े भागने लगेंगे। द हीट एब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल्स, ये क्या करेंगे? हीट एब्जॉर्ब करेंगे एंड रैंडम ऑर्डर। ठीक है, रैंडम ऑर्डर भागने लगेंगे। एंड ऑफन गेटिंग हीट द मॉलिक्यूल रन इन zigzag मोशन। भाई मॉलिक्यूल्स का खाना क्या है? हमने बोला टेम्परेचर, और जैसे ही उनको हीट मिली, यानी टेम्परेचर मिला, वो बौरा गए। अब बौरा गए तो क्या हुआ? वो zigzag मोशन में भागने लगे। उनके पास एनर्जी आ गई ना। जैसे गरीब आदमी को अगर करोड़ रुपए मिल जाए तो वो बौरा जाता है, ऐसे ही हमारे पास मॉलिक्यूल के साथ है। जैसे ही उसको टेम्परेचर दिया, वो क्या हो गया? पगला गया। वो काइनेटिक एनर्जी उसकी गेन की और वो टकराने लगा दूसरे के साथ जाके। ठीक है, अब बात करते हैं वर्क की। वर्क मेरा क्या है? हाई ग्रेड एनर्जी या ऑर्गेनाइज एनर्जी। क्या है? ऑर्गेनाइज एनर्जी है या अवेलेबल एनर्जी है, जिसको हमने बोला है अवेलेबल एनर्जी, या वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इट इज फाउंड दैट द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इस साइकिल इज इम्पॉसिबल। कभी ऐसा नहीं है बेटा कि जो हीट है, हीट को पूरी तरीके से वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं।
ठीक है। इट इज फाउंड दैट द कंप्लीट कन्वर्जन लो ग्रेड, अब ये क्या है, ये लो ग्रेड है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी, ये वर्क क्या है मेरा, हाई ग्रेड एनर्जी है। हाई ग्रेड एनर्जी, तो ये इम्पॉसिबल, लेकिन वर्क को हाई को लो में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन हाई से लो से हाई में कन्वर्ट करना ये पॉसिबल नहीं है। इतनी मेरी बात क्लियर हुई, यहां तक नोट करिए बेटा, और फिर इसके आगे चलते हैं हम लोग। ये आपका एक डिस्क्रिप्शन था टॉपिक का, जानना था कि सेकंड लॉ होता क्या, बेसिकली हम बेसिक में पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है TER, जिसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। अब जो भी रिजर्वायर की बात होगी थर्मल में, वो कैसी होगी, रिवर्सेबल होगी। मेरी बात क्लियर हो रही है, जो भी बात होगी वो रिवर्सेबल होगी, और रिवर्सेबल का मतलब है जिसकी एफिशिएंसी 100% होगी, यानी कि किस एक ऐसा रिजर्वायर जिससे हम कितनी भी हीट ले लें, कितनी भी हीट छोड़ दें, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास समंदर है, तो जितनी भी नदियां या जितनी भी गंगाएं वहां जाके मिलती हैं, तो कभी उसका वाटर लेवल बढ़ता नहीं है, तो वो एज ए TER बिहेव करता है, थर्मल रिजर्वायर बिहेव करता है, चाहे वहां से कितना भी पानी छोड़ दो, वहां से कितना भी पानी निकाल लो, उसके लेवल पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो वो क्या है, वो TER है, एक ऐसा इनफाइनाइट जिससे हम जितनी चाहे हीट ले सकें, जितनी चाहे हीट छोड़ सकें, वो कैटेगरी आती है TER, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। तो वही लिखा हुआ है, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर इज डिफाइंड एज अ लार्ज बॉडी। कैसी है, एक लार्ज बॉडी है ऑफ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, जिसके पास अनंत ऊष्मा कैपेसिटी है, अनंत हीट कैपेसिटी या इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, विच इज कैपेबल एब्जॉर्बिंग, चाहे वो कितनी भी एब्जॉर्ब कर ले या कितनी भी छोड़ दे, द अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ हीट, कितनी भी हीट ले ले, कितनी भी हीट छोड़ दे, विदाउट सफरिंग एप्रेसेबल चेंज इन टेम्परेचर, विदाउट टेम्परेचर चेंज किए, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपके हैं सोर्स और सिंक। सोर्स का मतलब है कि कोई भी बॉडी के अंदर ये क्या है, सोर्स है, और यहां पर क्या आ रहा है, हीट आ रही है। एग्जाम्पल आपका ओशियन हो गया, ठीक है, रिवर हो गया, सन हो गया, ठीक है, बॉयलर रिएक्टर्स हो गए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो गए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम सिंक की बात करें, तो ये मेरे पास बॉडी है, और यहां से हीट क्या जा रही है, ये मेरे पास बॉडी है, और ये मेरे पास क्या है, ये सिंक है। तो बॉडी से कितनी भी हीट छोड़ दी, कितनी भी हीट दे दी, इसके टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर फर्क पड़ा, चेंजेस हुए टेम्परेचर, तो वो TER, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर नहीं रहेगा, ठीक है। और ये कैसा है, ये हीट एक्सचेंज इज रिवर्सेबल साइकिल, जो भी हीट एक्सचेंज होगी वो रिवर्सेबल साइकिल के अंदर होगी, ऐसा नहीं है कि वो चेंजेस हो जाए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट। भाई कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट में ये दिया गया था कि उन्होंने कहा कि कोई भी, कैल्विन स्टेटमेंट क्या था कि मेरे पास कोई हीट इंजन है, हीट इंजन कुछ तरीके से बनता है, हीट इंजन, और ये क्या कर रहा है, वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। ये मेरा T1 सोर्स है, उसकी हीट Q1 होगी, ये Q2 है, और इसका सिंक T2 होगा। तो ये तो बात सही है कि सोर्स ने हीट दी, हमने वर्डन प्रोड्यूस किया, और हीट रिलीज हो गई, यानी कि लॉस चले गए, इसको बोलते हैं अनअवेलेबल एनर्जी, लॉसेस हो गए, ठीक है। ये मेरा अवेलेबल एनर्जी, मेरा वर्डन बोला, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये तो मेरी बात सही है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि कोई भी बॉडी है वो सिंगल रिजर्वायर पे काम कर रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये मेरा हीट इंजन है, और ये मेरा Q है, Q1 और T1, और ये टोटल W है। इसका मतलब है मेरे पास एक सिंगल रिजर्वायर है, T1 एक सिंगल रिजर्वायर है, T2 मेरा मतलब Q2 मेरा कुछ रिलीज ही नहीं हो रहा है, वेस्टेज जो मेरा है वो रिलीज ही नहीं हो रहा है, मतलब Q2 मेरा 0 है। तो ये किस पे काम करे, सिंगल रिजर्वायर पे काम करे या सिंगल बॉडी पे काम करे, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमेशा किसी चीज को, कोई भी दुनिया में जो सर्वाइव कर रहा है, उसके लिए 2 बॉडी चाहिए। भाई आप खाना खाओगे तो रिलीज भी करोगे, ठीक है। आपकी जो बाइक है, आप एनर्जी उसको फ्यूल्स दोगे तो एनर्जी एनवायरनमेंट के इंजन के थ्रू रिलीज भी करेगी, मतलब हीट रिलीज करेगी। ऐसा नहीं है आप उसको बंद करके रख सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा किया, इंसुलेट किया, तो आपकी बाइक क्या हो जाएगी, डब्बा हो जाएगी, क्योंकि हर एक मेटल का अपना टेम्परेचर है, कि जो
हर पॉइंट पर क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी जैसे मान लीजिए कि आयरन का 1400 डिग्री सेल्सियस या 1350 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, अगर आप उसको उससे ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमको बॉडी पे जो भी है, हमें पार्ट्स का टेम्परेचर क्या है, मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं है हम इसको इंसुलेट कर दें, बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते और बहुत ज्यादा घटा भी नहीं सकते। तो लिखा हुआ है इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप ए डिवाइस ऑपरेटिंग ऑन ए साइकिल एंड विच वर्क प्रोड्यूस बाय एक्सचेंज हीट इज सिंगल रिजर्वायर। कोई बॉडी सिंगल रिजर्वायर पे काम नहीं करती है, उसको हमेशा दो चीजों की ऐसे जरूरत पड़ेगी, सोर्स और सिंक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसी को हमने बोला गया बाद में PMM2 बोला गया। भाई सेकंड लॉ पढ़ रहे हैं तो इसलिए मतलब क्या, इसी को बोला गया था PMM2, प्रोपोर्शनल मोशन मशीन। ठीक है, एफिशिएंसी होती है, हमने बोला एफिशिएंसी थी, थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। ठीक है, अब आउटपुट क्या है, मेरा W है डिवाइड बाय Q1। अच्छा, मैंने ये बोला कि इसका मतलब ये है, क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में, जो हीट है वो टोटली वर्क में कन्वर्ट हो जा रही है, जो हीट है वो टोटली वर्क में कन्वर्ट हो जा रही है। इसका मतलब है जो Q1 है वो बड़ा है वर्डन से। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, ये लो ग्रेड है। अब लो ग्रेड वाली हाई ग्रेड में कैसे हो सकती है, ये इम्पॉसिबल वैल्यू है। तो हमने बोला कि लो ग्रेड को हाई ग्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, हमेशा हाई को लो में कन्वर्ट कर सकते हैं हीट को। तो हमने बोला कि टोटल एनर्जी जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो जा रही है, वो वैसे भी इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं W की जगह या Q1 की जगह W, इसका मतलब ये हो गया W बराबर Q1, एक ही बात है, तो यहां रख दो, क्या हो गया 1, यानी कि एफिशिएंसी 100%, जो कि इम्पॉसिबल है। किसी भी इंजन की जो एक्चुअल में काम कर रहा है उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। मेरी बात क्लियर हुई? हमेशा Q2 ऑलवेज रिजेक्ट होगा, ऑलवेज रिजेक्ट, ये कंडीशन तो हमेशा रहेगी, ये कंडीशन कभी नहीं रहेगी। तो केल्विन प्लैंक स्टेट में क्या था कि कोई भी इंजन है जो कि सिंगल रिजर्वायर पे काम करेगा वो क्या है, इम्पॉसिबल है। इतनी बात क्लियर हुई? और ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसका कोई प्रूफमेंट नहीं है, वर्बली बोला गया है। ठीक है, चलिए यहां तक किसी को दिक्कत? और एफिशिएंसी कभी 100% हमेशा लेस देन 1 ही होती है, 100 से नीचे ही रहेगी, 100 कभी नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस स्टेटमेंट। क्लासेस स्टेटमेंट कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू हीट ट्रांसफर फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए अगर लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट, heat always flow low to heat always flow how to low temperature to itself। ये गलत लिखा हुआ है, heat always flow high to low temperature। मेरी बात क्लियर हुई? हमेशा क्या से हीट फ्लो, हमेशा हाई से लो की ओर फ्लो होती है, कभी भी लो से हाई की ओर फ्लो नहीं हो। अगर कैसा हो जाता, मान ली कभी ऐसा हो जाता कि हमें हाई से जो हीट है आपकी क्या है, लो ग्रेड है, हाई से लो से हाई की ओर फ्लो हो जाती, तो हमारे जो एसी हैं, जो रेफ्रिजरेटर हैं, वहां हमें कंप्रेसर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, हीट कभी सेल्फ फ्लो ही नहीं होती, हीट कैन नॉट फ्लो इटसेल्फ लो टू हाई विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल डिवाइस। ठीक है, हमेशा उसको फ्लो कराने के लिए हमें कंप्रेसर की जरूरत पड़ती है। अगर ऐसा हो जाता तो हमें जो हमारे फ्रिज आ रहे हैं आजकल 14,000 15,000, उसमें 6 से 7,000 का डिक्रीमेंट हो जाता। मतलब अगर कंप्रेसर हो जाता, हट जाता, तो 5 से 6,000 रुपए तो वैसे ही कम हो जाते। ठीक है, तो लेकिन ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि क्लास स्टेटमेंट काटा कि इट इज इम्पॉसिबल हीट ट्रांसफर फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल इनपुट। कभी कुछ ना कुछ उसको हमें इनपुट देना पड़ेगा चलाने के लिए। ठीक है, तभी वो फ्लो होगी, अदरवाइज वो फ्लो नहीं होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ये मेरे पास एक रेफ्रिजरेटर है, डिटेल में आगे बात करेंगे। इसको चलाने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, एक वर्क इनपुट देना पड़ेगा।
तो मैंने इसको बोला था Q2 थोड़ी देर पहले, ये T2 हो गया, ये मेरा Q1 हो गया, ये मेरा T1 हो गया। ये तो मेरी बात सही है, लेकिन क्लासेस ने ये कहा कि हम इसको जो W है वो दे ही नहीं रहे हैं, ठीक है। और Q2 T2 रेफ्रिजरेटर Q1 T1 वो कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, वो इस तरीके से काम कर ही नहीं रहा है। हम उसको एक्सटर्नल इनपुट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तब क्या होगा, तब इसका मतलब ये है, तो COP होता है इफेक्टिव हीट, इफेक्टिव हीट डिवाइड बाई वर्क सप्लाइड। चलिए भाई बात ठीक है। इफेक्टिव हीट कितनी है भाई, मेरे पास बॉडी ये है और मेरे पास एटमॉस्फेयर ये है, तो मैं बॉडी को ठंडा रख रहा हूं, तो मेरी जो इफेक्टिव हीट होगी वो Q2 होगी। तो Q2, और मैं W क्या दे रहा हूं, दे ही नहीं रहा हूं, यानी कि लिख लो पहले W, और W क्या दे रहा हूं मैं, 0 दे ही नहीं रहा हूं। तो COP क्या हो गया, ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या हो गया, इनफाइनाइट। क्या पॉसिबल है, पॉसिबल है ही नहीं कि किसी चीज की वैल्यू इनफाइनाइट हो सके। मेरी बात क्लियर हुई। जो भी चीज यूज होगी, जो भी स्टेटमेंट यूज होगा क्लासेस में, ये होगा हमेशा हीट पंप में और रेफ्रिजरेटर में। जब भी क्लासेस स्टेटमेंट की बात आएगी वो बात होगी हीट पंप और रेफ्रिजरेटर की। दोनों स्टेटमेंट थे वो नेगेटिव स्टेटमेंट थे, क्लासेस स्टेटमेंट एंड केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, ये क्या है, दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट है और इनका कोई मैथमेटिकली प्रूफ नहीं है। चलिए इतना नोट करिए। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, फिर आगे डिटेल में चलते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं डिटेल में रेफ्रिजरेटर क्या होता है। भाई रेफ्रिजरेटर क्या है, भाई जाहिर सी बात है इस समय गर्मी पड़ रही है, तो जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कंपेयर लोअर रखेगा, किससे, एटमॉस्फेयर से, हमेशा ठंडा रखेगा। तो रेफ्रिजरेटर इज ए डिवाइस विच मेंटेन लो टेम्परेचर कंपेयर टू द सराउंडिंग टेम्परेचर एज लोअर आर टू मिनिमम कंटिन्यूअसली, देयरफॉर रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग ऑन ए साइकिल। वो क्या है, कंटिन्यूअस ऑपरेट होता रहेगा, लेकिन क्या रखना है, लोअर रख रहा है, किससे, सराउंडिंग से। चलिए अब यहां डिटेल में समझिएगा, ये बेसिक वाली बात है थोड़ी सी। ये मेरा रेफ्रिजरेटर है, इसको चलाने के लिए हमें क्या देना पड़ रहा है, वर्डन देना पड़ रहा है, ठीक है। ये मेरा Q2 है, ये मेरा Q1 है, ये मेरा T2 है। तो जो T2 है बेटा ध्यान रखिएगा, ये मेरी बॉडी रहेगी। जब भी मैं रेफ्रिजरेटर की बात करूंगा तो बॉडी यहीं रहेगी, और मेरा ये T1 जो है वो सराउंडिंग रहेगा या इन्वायरमेंट रहेगा, चाहो तो ऐसा कह लो, या एटमॉस्फेयर रहेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, यहां तक किसी को दिक्कत। तो जो भी जैसे एफिशिएंसी जो मेजर करते हैं वो इंजन में करते हैं, COP मेजर करते हैं रेफ्रिजरेटर या हीट पंप में मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं COP ऑफ रेफ्रिजरेटर की। ये होता है इफेक्टिव हीट या डिजायर इफेक्ट, इफेक्टिव हीट डिवाइड बाय वर्क डन, वर्क डन। तो इफेक्टिव हीट क्या है भाई, मुझे बॉडी ठंडी रखनी, तो इफेक्टिव हीट यही रहेगी Q2 डिवाइड बाई W नेट, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। अगर हमने कल पढ़ा था SFE लगा दें, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, अगर ये लगानी नहीं आ रही तो समझ लिया आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेकार है। क्या जा रहा है, Q2 इन हो रहा है, मैं बता रहा हूं एनर्जी बैलेंस करना, ठीक है। W इन हो रहा है, ठीक है, बराबर बाहर कुछ हो रहा है, बाहर क्या जा रहा है, Q1 जा रहा है। तो W की वैल्यू क्या हो गई, क्या हो गया, इधर ले जाओगे तो क्या जाएगा, Q1 माइनस Q2, ठीक है। इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर ये हो गया Q2 डिवाइड बाई Q1 माइनस Q2। ये ऑल प्रोसेस वैलिड है या ऑल रिवर्सेबल प्रोसेस वैलिड, ऐसे लिख लो, ऑल रिवर्सेबल प्रोसेस वैलिड।
क्योंकि विदाउट लॉस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? इतना नोट करिए यहां तक, किसी को दिक्कत है तो। ठीक है, और जो सीओपी जो होता है, जो सीओपी होता है रेफ्रिजरेटर का, वो 3 से 4 के बीच वेरी करता है। ये भी लिख लीजिएगा, रेफ्रिजरेटर जो है वो 3 से 4 के बीच वेरी करता है। ठीक है, सीओपी ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी। हमेशा सीओपी एक से बड़ा होता है, क्योंकि रिलेशन होता है। मैं यहां लिख देता हूं, नोट करके चाहो तो लिख लीजिएगा, ये रिलेशन है। सीओपी, बहुत क्वेश्चन आए इससे, एफिशिएंसी का रिलेशन होता है सीओपी का। ठीक है, ये लेस देन 1 होती है, ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए। अगर मैं इसी को टेम्परेचर में कन्वर्ट कर दूं, अगर इसी की जगह पे मैं लिख दूं सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये क्या हो जाएगा? T2 T1 माइनस T2। टेम्परेचर भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको करना कैसे है, कन्वर्जन कैसे करना है। ठीक है, अगर मुझे सीओपी बढ़ाना है, अब ये बताइए मुझे जब सीओपी बढ़ाना है, चलिए नेक्स्ट उस पर बात कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर सीओपी रेफ्रिजरेटर क्या था? Q2 डिवाइड बाई Q1 माइनस Q2। एक तो फार्मूला ये बना था मेरे पास, एक फार्मूला मेरे पास ये बना था T2 डिवाइड बाई T1 माइनस T2। इसका मतलब है कि अगर मुझे सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर बढ़ाना है, तो जो बॉडी और सिंक का जो लॉसेज हो रहे थे वो मिनिमम करने हैं, माने टेम्परेचर डिफरेंस क्या करना है, मुझे मिनिमम करना है, तब मुझे सीओपी मेरा बढ़ेगा। ये बात क्लियर हुई? यानी कि जो लॉसेज हो रहे थे वो क्या करने हैं, मुझे मिनिमम करने हैं। या कह सकते हो, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो उनका टेम्परेचर डिफरेंस कम कर दो, या उसके जो लॉसेज हैं वो कम कर दो। ठीक है, दो तरीके से हम सीओपी बढ़ा सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? यहां तक नोट करिए बेटा, किसी को अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बोलिए। चलिए अब आगे चलते हैं हीट पंप की ओर। वही हीट पंप क्या करेगा, अब जब जाड़े आ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या करेगा, ज्यादा रखेगा, किससे? सराउंडिंग से। चलिए अब हीट पंप की बात कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं हीट पंप की। ये मेरा हीट पंप है, वर्क देना पड़ेगा चलाने के लिए, ब्लोअर चलाते हैं। ठीक है, ये मेरा Q2 ही रहेगा, ये मेरा T2 ही रहेगा, ये मेरा Q1 रहेगा, और ये मेरा T1 रहेगा। ठीक है बेटा, जैसा बना रहा हूं वैसे बनाइए, अपना दिमाग मत लगाइए। जैसे अगर आपने अपना दिमाग लगाया, आपके क्वेश्चन आराम से गलत हो जाएंगे। ठीक है, अभी हमने रेफ्रिजरेटर में बॉडी यहां मानी थी, अब ये बॉडी यहां पहुंच गई, कहां पहुंच गई? ऊपर पहुंच गई, और एटमॉस्फेयर यानी सराउंडिंग नीचे आ गया। तो इफेक्टिव हीट कौन सी होगी? Q1 वाली। तो सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल्स टू इफेक्टिव हीट डिवाइड बाय वर्क डन या वर्क सप्लाई, कुछ भी लिख लो। ठीक है, सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल्स टू इफेक्टिव हीट, अब क्या है? Q1 डिवाइड बाय डब्ल्यू नेट। ठीक है, अब डब्ल्यू नेट क्या है, एसएफ लगाओ तो क्या हो जाएगा? Q1 डिवाइड बाई Q1 माइनस Q2। सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू Q1 डिवाइड बाई Q1 माइनस Q2। ये ऑल रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए वैलिड हो गया, ऑल रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए वैलिड हो गया। किसके लिए वैलिड हो गया? ऑल रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए वैलिड हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? अगर मुझे यही इसी को चेंज करना है, सीओपी टेम्परेचर फॉर्म में कर दो हीट पंप, तो ये हो जाएगा T1 और T1 माइनस T2। अगर मुझे सीओपी बढ़ाना है तो इनका टेम्परेचर डिफरेंस घटाना पड़ेगा, तब मेरा सीओपी बढ़ेगा। ये जो बॉडी और एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, इसको मुझे कम करना पड़ेगा, तब मेरा सीओपी जाके बढ़ेगा। इतनी मेरी बात क्लियर हुई? चलिए अब आगे चलते हैं। हमेशा जो वैल्यू होती है सीओपी ऑफ हीट पंप ज्यादा होता है किससे? सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर से। हमेशा सीओपी ज्यादा होगा किसका? हीट पंप का। किससे? सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर से। तो हमने एक सीओपी ऑफ हीट पंप माइनस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो सीओपी ऑफ हीट पंप कितना आया था? Q1 डिवाइड बाई
Q1 डिवाइड बाई Q1 माइनस Q2 और माइनस क्या था Q2 डिवाइड बाई Q1 माइनस Q2, यही वैल्यू आई थी। तो इसको हम यहाँ एलसीएम ले लें, Q1 माइनस Q2 ऊपर क्या आएगा Q1 माइनस Q2, ठीक है, कट गया, क्या हो गया 1, यानी कि COP हीट पंप माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल्स टू 1, यानी कि COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। क्वेश्चन भी पूछे हैं एसएससी ने, गेट ने भी पूछा है, ठीक है, वो रिलेशन कैसे भी पूछ सकता है। तो एक रिलेशन ऐसा आ गया, थोड़ा नीचे जा रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, COP ऑफ हीट पंप इक्वल्स टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो एक रिलेशन आ गया, तो इसलिए मैंने बोला कि COP जो हीट पंप ग्रेटर है किससे, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, क्योंकि उसमें 1 प्लस ऐड हो जाता है। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए इतना नोट करिए, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। चलो यहां तक किसी को दिक्कत है तो, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। COP ऑफ एक्चुअल, अगर एक्चुअल है, एक्चुअल जो भी वैल्यू उसकी आई है, मतलब 2 4 जो भी एक्चुअल वैल्यू आई है उसकी हम बात कर लेते हैं कि जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो उसकी हम बात करें, अगर ये वैल्यू बराबर रहे या ग्रेटर रहे या कम रहे किससे, रिवर्सिबल से, तो इस पर क्या बोलेंगे, ठीक है। अगर एक्चुअल से COP ऑफ रिवर्सेबल रहेंगे तो इसको बोलेंगे इरिवर्सेबल, इरिवर्सेबल साइकिल, ठीक है। अगर पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट COP ऑफ एक्चुअल अगर दोनों बराबर हो जाएं किससे, COP ऑफ रिवर्सेबल से, तो क्या बोलेंगे, रिवर्सेबल प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। अगर तीसरा पॉइंट, अगर COP ऑफ एक्चुअल बड़ा हो जाए COP ऑफ रिवर्सेबल से, तो ये इम्पॉसिबल, भाई 100% से ज्यादा थोड़ी ना वैल्यू बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल साइकिल हो जाएगा। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है, जो आपको जनरली बुकों में नहीं मिलेंगे, तो आप इनको जरा सा अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेते जरूर चलिएगा बेटा, ताकि आपको दिक्कत ना आए समझने में, ठीक है। यहाँ तक नोट करिए, किसी को दिक्कत आ रही है? चलो उसके बाद है हीट इंजन। भाई हीट इंजन जो भी काम कर रहा है वो किस पे काम कर रहा है, वो जो भी हम पढ़ रहे हैं वो रिवर्सेबल हीट इंजन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हीट इंजन पहले तो हम इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हीट इंजन बनेगा कैसे, ये मेरा बॉयलर है, आगे हम पढ़ेंगे, ये मेरा बॉयलर है। स्टीम पावर प्लांट जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो मैं बता देता हूँ सिंपल ऐसे, ये मेरी टरबाइन है जो मेरा वर्क प्रोड्यूस कर रही होगी, ये मेरा कंडेंसर है जहाँ से हीट रिलीज हो रही होगी, और ये मेरा पंप है, जैसे घर पे पंप लगा ना, इसको मैं WP सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। और ये बॉयलर है, यहाँ से मैं Q1 हीट सप्लाई कर रहा हूँ, इनको जोड़ दीजिए, तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। तो जब मैं इसका ब्लॉक डायग्राम बनाता हूँ बेटा, तो वो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। बार बार हम यही बात पढ़ेंगे, हीट इंजन क्या करता है, वर्क प्रोड्यूस करता है, Q1 T1 Q2 T2, ठीक है। ये डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इस पे हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है। अगर हम इस पे SFE लगाएं तो Q1 इन हो रहा है प्लस WP भी इन हो रहा है, बाहर क्या जा रहा है, टरबाइन वर्क, और प्लस Q2, तो इधर इसको ले आइए, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू WT माइनस WP, इसको बोलते हैं एनर्जी बैलेंस, ठीक है। SFE लगा दी, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कर ली हमने। अगर नहीं समझ में आई तो देख लीजिएगा, बाद में बहुत दिक्कत होगी। एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, सबको पता है। तो एफिशिएंसी आउटपुट कितना है, आउटपुट कितना है, W डिवाइड बाई Q1। अच्छा Q1 अगर मैं यहाँ SFE लगाना चाहूँ बेटा तो लगाओ, अगर
SFEE, ठीक है, SFEE लगाओ। अगर मेरा इन हो रहा है तो मेरा आउट क्या हो रहा है, W प्लस Q2। तो मैं इसको यहां ले जाऊं, Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू W, ठीक है, रख देते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एफिशिएंसी क्या बन गई, W जब पुट करो तो Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1, ठीक है। या फिर इसको टेम्परेचर स्केल से कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसको टेम्परेचर करता तो ये T1 हो जाएगा माइनस T2 हो जाएगा, ये T1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे इसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है, अगर मुझे एफिशिएंसी बढ़ानी है तो बेटा मुझे ये लॉस कम करना पड़ेगा। दो ही कंडीशन है मेरे पास, या तो ये घटा दो या ये बढ़ा दो, है, या टेम्परेचर घटा दो या टेम्परेचर बढ़ा दो, या हीट बढ़ा दो या हीट घटा दो, यानी कि लॉसेस कम कर दो या सप्लाई बढ़ा दो। दो ही कंडीशन के बाद कोई कंडीशन है नहीं। तो दो कंडीशन, अगर मुझे एफिशिएंसी बढ़ानी है तो या तो Q2 कम करना पड़ेगा या फिर Q1 बढ़ाना पड़ेगा, या फिर दूसरी कंडीशन थी T2 मुझे कम करना पड़ेगा, T1 मुझे बढ़ाना पड़ेगा। बस इसके अलावा कोई कंडीशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इतना नोट करिएगा बेटा जरा। चलिए, कभी कभी इसको यहाँ पर जो T1 है ना, इसको हायर भी बोल देते हैं, हाई टेम्परेचर, यानी टी हायर भी बोल देते हैं, ऐसे ये बोल देते हैं लोअर टेम्परेचर, ठीक है, TL से डिनोट कर देते हैं। ये अपना अपना नोटेशन है बेटा बुक का, ठीक है, ऐसा कुछ घबराइएगा नहीं। लोअर यानी कि TL से डिनोट कर दें तो इसका मतलब लोअर टेम्परेचर है। कभी कभी डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव देता है तो आपको ये बोलेगा T लोअर T हायर, ठीक है, तो इसका मतलब है वो T2 की वैल्यू कर रहा है, वो T1 की हायर का मतलब T1 की वैल्यू कर रहा है, ठीक है, वो डरिएगा नहीं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए बात करते हैं हीट इंजन में जो हमारी डिटेल थी। हीट इंजन प्रोड्यूस अ मैक्सिमम वर्क। भाई मैक्सिमम वर्क कब देगा, भाई वो रिवर्सेबल साइकिल है बेटा, इसका मतलब वो मैक्सिमम वर्क देगा, उसकी मजबूरी है क्योंकि वो रिवर्सेबल है भाई, तो इसलिए वो मैक्सिमम वर्क देगा ही देगा। एंड ट्रांसफर मैक्सिमम हीट इनपुट, हमें हीट इनपुट मैक्सिमम भी देनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लोअर हीट या हायर हीट। भाई हमने बोला, देखो जैसे बोला कि ये मेरा इंजन था तो ये T लोअर था, ये T हायर था, तो T हायर और T लोअर क्या डिपेंड कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड दिखा रहा है एंड पॉजिटिव क्वांटिटी। लोअर हीट या हायर हीट डिफाइन द मैग्नीट्यूड। भाई अपनी ताकत तो दिखाएगा ना कि कितनी आपको हीट इनपुट कर रहा है, कितनी वो रिलीज कर रहा है, वो सब दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एफिशिएंसी ऑलवेज लेस देन यूनिटी। भाई हम पहले भी देख चुके हैं, ऑलवेज लेस देन यूनिटी होती है, कभी ग्रेटर देन यूनिटी हो ही नहीं सकती, इज इम्पॉसिबल, ठीक है। बराबर भी नहीं होती, बराबर है तो रिवर्सेबल साइकिल है। थर्मल एफिशिएंसी इज अ मेजर हाउ हीट इफिशिएंटली कन्वर्ट हीट दैट इट रिसीव टू वर्क। मतलब मेरा कितना जो है वो हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो जा रही है, ये मेरा कितना इंजन एफिशिएंट है कन्वर्जन करने के लिए, ये कौन बताएगा, वो हीट इंजन बताएगा। चलिए इतना नोट करिए बेटा, यहां तक किसी को दिक्कत आ रही तो बोलो। चलिए ये तो सबने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कार्नोट साइकिल की। सबसे पहले साइकिल की बात करते हैं, पहले हम इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कार्नोट साइकिल होता क्या है, पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम सारी चीज़ों पे आएंगे। देखो बेटा पहले हम बात करते हैं पीवी डायग्राम की। तो मेरे पास दो साइकिल हैं, ये कुछ इस तरीके से बनेगा 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ से मैं हीट इनपुट दे रहा हूँ तो मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, मैं यहाँ से हीट रिलीज कर रहा हूँ तो भी मेरा कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। जब मैं यहाँ पर WC कंप्रेसर कर रहा हूँ तो भी मेरी एंट्रोपी कांस्टेंट होनी चाहिए, यहाँ से मैं वर्क ले रहा हूँ W एक्सपेंशन कर रहा हूँ तो भी मेरी एंट्रोपी कांस्टेंट होनी चाहिए, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। अगर किसी बॉडी से हीट रिलीज होगी, ठीक है, या हीट इनपुट करोगे तो क्या ये टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे, नहीं होंगे, लेकिन रिवर्सेबल ही होंगे, ठीक है। अगर आप किसी चीज को कंप्रेस कर रहे हो या एक्सपेंशन कर रहे हो, ठीक है, किसी का एरिया कम करो, ये एरिया बढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि वहां एंट्रोपी क्या कांस्टेंट होगी, नहीं होगी, एंट्रोपी चेंजेस होंगी, हमेशा होंगी। लेकिन हम बोल रहे हैं
कि हम क्या पढ़ रहे हैं, रिवर्सेबल, तो भैया इसका मतलब है एंट्रोपी कांस्टेंट होगी, हमने मान लिया है। ठीक है, तो कार्नोट साइकिल क्या है, एक कंपैरिजन साइकिल है, और इसका जो टीएस डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, एक रेक्टेंगुलर बनता है कुछ तरीके से। तो हमने वो बोला 1 2 3 एंड 4, यहाँ से हीट इनपुट Q1 Q2 WC कंप्रेशन और ये एक्सपेंशन। ठीक है, तो मेरे पास, मुझे लॉजिक समझ में आया कि मेरे पास दो टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस हो गए, दो एंट्रोपी कांस्टेंट प्रोसेस हो गए। ये बहुत बार पूछा एसएससी ने। ठीक है, कि जो कार्नोट साइकिल है वो कितने साइकिल से मिलकर बना है, तो दो साइकिल से मिलकर, दो तो टेम्परेचर कांस्टेंट और दो एंट्रोपी कांस्टेंट मिलकर ये साइकिल पूरा किया गया है। यहां तक देखिए बेटा, कोई दिक्कत है तो, यहां तक किसी को दिक्कत आ रही है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ें। उम्मीद करता हूं कि सभी को दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि कोई पूछता ही नहीं है कि कमेंट में कि हाँ ये दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब है हम मान लेते हैं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो लेकिन बेटा दिक्कत सबको आएगी, मेरे से लिख के रख लो। जो पहली बार पढ़ रहे हो ना थर्मल, 100% आएगी, जब वो बीटेक का हो, चाहे वो फाइनल ईयर का बच्चा हो, चाहे वो डिप्लोमा का बच्चा हो, दिक्कत आएगी। पढ़ते समय बहुत लगता है कि हाँ आ जाएगा, ये आएगा कुछ नहीं। ठीक है, तो कम से कम 5 से 6 बार पढ़िए, तब जाके ये चीज़ें समझ में आएंगी। इतना आसान लग रहा है उतना है नहीं। चलिए बात करते हैं, कार्नोट साइकिल जो था वो सबसे पहले किसने बनाया था। सबसे पहले कार्नोट साइकिल फर्स्ट जनरेट बाय टेफिन। एक टेफिन ने इसको बना के दिया था कि कोई ऐसा साइकिल हम कंपैरिजन साइकिल बनाएंगे, तो किसने कहा था, टेफिन ने। उसके बाद मॉडिफाई किया कार्नोट ने। ठीक है, ये किस पे काम करता है, रिवर्सेबल साइकिल पे काम करता है या परफेक्ट गैस पे काम करता है। ये दोनों ही क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, कार्नोट साइकिल किस पे काम करता है, रिवर्सेबल साइकिल पे काम करता है या परफेक्ट गैस पे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कार्नोट साइकिल कंसिस्ट टू टेम्परेचर कांस्टेंट टू एंट्रोपी कांस्टेंट प्रोसेस। भाई था ही हमारे पास दो टेम्परेचर कांस्टेंट, दो एंट्रोपी, अभी हमने ग्राफ में देखा, दो टेम्परेचर दो एंट्रोपी। अब जो आइसोथर्मल प्रोसेस था, आइसोथर्मल प्रोसेस वेरी स्लो प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, वेरी स्लो प्रोसेस, और एडियाबैटिक क्या है, वेरी फास्ट। एडियाबैटिक इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस। अब ऐसा तो है नहीं बेटा कि आप एक बार गाड़ी बहुत तेज भगाओगे, एक बार गाड़ी आप बहुत स्लो स्लो चलाओगे, या तो स्लो चलाओगे या तेज चलाओगे, दोनों में से एक कंडीशन होगी। दोनों ही कंडीशन तो नहीं होंगी कि एक बार स्लो चलोगे एक बार फास्ट लोगे, तो ये कॉम्बिनेशन इंजन का समझ में नहीं आया। तो प्रोसेस हीट एंड टू साइकिल कॉम्बिनेशन आर नॉट पॉसिबल। ये दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है किसी बाइक के लिए। ठीक है, साइकिल जो बनाया गया था, यूज द कंपैरिजन साइकिल फॉर अदर एक्चुअल साइकिल। हम जो साइकिल जो इंजन बना रहे हैं उसके साथ कार्नोट को कंपेयर करेंगे, फिर इसकी एफिशिएंसी देखेंगे कि हाँ अगर उससे ज्यादा एफिशिएंसी आएगी इसका मतलब मेरा साइकिल नहीं बनेगा, उससे कम आ रही तो हाँ मैं साइकिल बना सकता हूँ। ठीक है, इसलिए कंपेरिजन साइकिल बोला गया। कार्नोट साइकिल मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन द फाइनल टेम्परेचर इज 0 केल्विन। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा गया है। ये जो पॉइंट है T1 और ये W, ये हीट इंजन था मेरा। ठीक है, और ये जो T2 है वो 0 केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 केल्विन। तो 0 केल्विन हो गया तो ये एफिशिएंसी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, जाहिर सी बात है। कार्नोट साइकिल मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन द फाइनल टेम्परेचर इज 0 केल्विन। दूसरा पॉइंट है, कार्नोट साइकिल स्टडी फ्लो हीट इंजन। कार्नोट साइकिल जो स्टडी कर रहा है वो हीट इंजन की ही स्टडी कर रहा है और किसी चीज की स्टडी अभी फिलहाल नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए सब लिख लिया होगा सबने। ठीक है, उसके बाद है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल। भाई हमने पढ़ा था Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2। इसको बाद में हमने सही कर दिया तो उसको Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टेम्परेचर स्केल या थर्मोडायनामिक स्केल। इट इज वैलिड फॉर रिवर्स, ये सब क्या है, रिवर्सेबल साइकिल। जब ये बार बार हम कन्वर्ट कर रहे थे वो कन्वर्जन इससे कर रहे थे। ठीक है, इट इज वैलिड फॉर रिवर्सेबल साइकिल। दूसरा पॉइंट है, ये पूछा गया एसएससी ने, ये एसएससी जेई ने पूछ लिया है पॉइंट, एब्सोल्यूट थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल नोन एज केल्विन स्केल। इसको क्या बोलते हैं, केल्विन स्केल भी बोलते हैं। चलिए इतना नोट करिए बेटा, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलिएगा जिससे कि बाद में दिक्कत ना आए, क्योंकि भूलने की संभावना इंडिया में ज़्यादा है। तो इंडिया में भी हम लोग रहते हैं तो भूल बहुत जल्दी सकते हैं। ठीक है, तो और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है,
अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं तो आपको नोटिफिकेशन जो आ रहे हैं वो नहीं मिल पाएंगे और आपको एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। ये मेरा दावा है, जो बच्चे गेट के हैं, जो बच्चे एसएससी के हैं, अगर आपने इतना कर लिया तो मैं दावा करता हूं ना उनका गेट रुकेगा ना उनका एसएससी जेई रुकेगा। ठीक है, लेकिन ईमानदारी के साथ, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है हम देख लिया पढ़ लिया, पढ़ना नहीं है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है कार्नोट थ्योरम। कार्नोट थ्योरम थी कि कोई भी इंजन है, बहुत सारे इंजन लगा दिए, ठीक है, और सोर्स का टेम्परेचर T1 था, सिंक का भी टेम्परेचर T2 था। ये हीट इंजन 1 W1, हीट इंजन 2 ये W2। ठीक है, तो दोनों ही किस पे काम है, सोर्स और सिंक टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए फॉर डिफरेंट हीट इंजन। बहुत सारे हीट इंजन और भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंट हीट इंजन ऑपरेट बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट। अगर इसका 10 है तो इसका भी 10 होगा, सेम टेम्परेचर लिमिट। नो इंजन हैज एफिशिएंसी ग्रेटर देन द कार्नोट साइकिल। भाई ये तो बात हो ही सकती है कि कार्नोट से ज्यादा किसी की एफिशिएंसी तो हो ही नहीं सकती, ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। द कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी और रिवर्सेबल साइकिल एफिशिएंसी। भाई रिवर्सेबल साइकिल का मतलब 100%, लॉसेस वहां हो नहीं रहे हैं तो उससे ज्यादा एफिशिएंसी हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं सेम टेम्परेचर की तो एफिशिएंसी भी इन दोनों की क्या होगी, सेम होगी। नेक्स्ट पॉइंट है एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सेबल साइकिल ऑपरेट बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट इज सेम। एफिशिएंसी इसकी भी सेम होगी क्योंकि इसका भी टेम्परेचर 10 है, इसका भी टेम्परेचर 10 है, तो एफिशिएंसी पहले वाले की एफिशिएंसी दूसरे वाले की दोनों की बराबर होगी। ठीक है, अब जरूरी नहीं है, इसमें हो सकता है और भी सारी चीजें इंजन जोड़ दे तो भी सबकी एफिशिएंसी सेम होगी क्योंकि लिमिट क्या है, दोनों की सेम है। एफिशिएंसी क्या होती है 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1। अगर T2 10 है T1 भी 10 है तो हो गया ना, 1 बचा 100%। ऐसा समझ सकते हो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्या हो गया, 100% हो गया क्योंकि दोनों की टेम्परेचर लिमिट क्या है, सेम है। चलो ये सब के सब बेटा एसएससी ने, ये तीनों के तीनों जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब एसएससी जेई ने और गेट ने पूछ चुका है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सेबल साइकिल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग फ्लूइड। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास और भी सारे इंजन हैं, ये मैं कैरोसिन से चला रहा हूं, ये डीजल से चला रहा हूं, और भी इंजन बहुत सारे मैं अलग अलग फ्यूल से चला रहा हूं, तो इनका फ्यूल से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये सब साइकिल क्या है, रिवर्सेबल साइकिल है और इनका फ्लूइड से कोई लेना देना नहीं है कि मैं डीजल से चला रहा हूं, कि मैं पेट्रोल से चला रहा हूं, मैं कैरोसिन से चला रहा हूं, ठीक है, मैं सीएनजी चला रहा हूं, मुझे से कोई लेना देना नहीं है। एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सेबल साइकिल हैज इंडिपेंडेंट वर्क, वो वर्किंग फ्लूइड के इंडिपेंडेंट है, उससे वर्किंग फ्लूइड से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इनकी लिमिट क्या है, सेम है, टेम्परेचर लिमिट क्या है, सेम है, तो एफिशिएंसी सेम होगी। और दूसरा क्या है, रिवर्सेबल साइकिल है। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सेबल साइकिल इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर लिमिट। भाई पहले ही बात कर चुके, ये किस पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर लिमिट पर डिपेंड कर रही है। चलिए ये सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत आ रही हो तो सारी चीज़ें यूट्यूब के माध्यम से हम लोग सारी चीज़ें दे रहे हैं। आप लोग कम से कम ये ज़रूर करिए कि जो आपके साथ स्टूडेंट्स हैं, जूनियर सीनियर हैं, सबको प्रमोट करिए जिससे आपको बाद में दिक्कत ना है। हम जो क्वालिटी दे रहे हैं वो गेट और ईएस और एसएससी लेवल की क्वालिटी आपको दे रहे हैं। ठीक है, जो भी बच्चे हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या यूट्यूब के माध्यम से या पर्सनली हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, 1 तारीख से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज, जो कि एक एक सब्जेक्ट के 5-5, 10,000 क्वेश्चन तक हो सकते हैं, लेकिन हमने कम से 5,000 तो रखा है, हो सकता है इससे ऊपर जाए। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके रिस्पॉन्स के ऊपर। ठीक है, जैसा आप रिस्पॉन्स देंगे हम उतनी क्वालिटी आपकी बढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।